स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है। बारिश खत्म हुआ उधर का कि अभी भी हो रहा है? अच्छा, नहीं हो रहा है। हम्म। आज दिल्ली में बारिश हो रहा था, इसलिए आने में ऑफिस से लेट हो गया। इसलिए आधा घंटा हम लोग को लेट चालू करना पड़ गया। बारिश की वजह से तुरंत ट्रैफिक जाम बढ़ जाता है इधर। हम्म। क्वेश्चन भेजे थे कुछ लोगों ने, दो तीन लोगों ने तो बना के भेजा है, बाकी लोगों ने नहीं बनाया, क्यों? हम्म। बनाना था ना। बना के उसको भेज देना लोग, तो सही रहेगा। ठीक है ना? जिसने भी बना के नहीं भेजा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो वही करना है, जिसने भी नहीं बनाया है क्वेश्चन को, वो बना के भेज देंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना पढ़ाई। हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे थे पहले, और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये सारा चीज, और गुरुत्वीय बल के प्रभाव में कैसे गति होता है, ये सब चीज हम लोगों ने देखा था। अब जो जहाँ तक हम लोगों ने चेक किया था, तो उसमें क्या था, जहाँ तक हम लोगों ने चेक किया था, बल के बाद जी का मान भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि कैसे कैसे जी का मान हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और जी का वैल्यू क्या निकल के आया था हम लोगों का, याद है क्या? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था ना? और इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया था कि कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज करते हैं। लेकिन फॉर्मूला क्या था जी का? जी का फॉर्मूला क्या था, स्मॉल जी का? याद है क्या? क्या था? हम लोगों ने देखा था कि जो स्मॉल जी का फॉर्मूला आया था वो था कैपिटल जी। नहीं, कैपिटल डब्ल्यू बाई एम नहीं, ये था ना जी का फॉर्मूला। जी का फॉर्मूला था कैपिटल जी एम बाई डी स्क्वायर। हम लोगों ने देखा था कि जो पृथ्वी थी, पृथ्वी के ऊपर कोई वस्तु अगर है यहाँ पर, तो यहाँ से केंद्र से जितना दूरी होता था डी, और जी तो सार्वत्रिक नियतांक है, और एम क्या था, ये एम क्या चीज है? किसका द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान? पृथ्वी का द्रव्यमान। हाँ। तो हम लोगों ने देखा था कि जो जी था, जो गुरुत्वीय त्वरण था, वो किस चीज पे निर्भर करता था, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता था। यानी कि कोई भी वस्तु अगर हम लोग रख देंगे, सबके के लिए जी का वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा। इसीलिए तो ना यहाँ पे कागज रख दो चाहे कोई बड़ा पत्थर रख दो, सब एक समान त्वरण से गिरता है। इसीलिए अगर समान ऊंचाई से हम लोग एक कागज को गिराए अथवा पत्थर को गिराए, तो एक ही समय में पृथ्वी के सतह पे पहुंचेगा। यही फॉर्मूला था ना? याद आया कुछ है? ये हम लोगों ने पढ़ा था। और ये भी हम लोगों ने देखा था कि इसमें एक चीज था जो बदलने वाला था। क्या चीज है इन तीनों में से बदलने वाला? दूरी ना, डी। डी बदलने वाला था, क्योंकि जी तो फिक्स हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान भी फिक्स हो गया, तो बदलने वाला क्या चीज बच गया? डी, दूरी। तो दूरी अलग अलग होगा तो त्वरण अलग अलग होगा, लेकिन हम लोग ये हमेशा 9.8 क्यों लेते हैं, कौन बताएगा इस बात को? कि जब डी डी पे जी डिपेंड करता है, तो हम लोग 9.8 क्यों ले लेते हैं? बताया था मैंने इस चीज को, पढ़ाया था। बताओ कौन बताएगा, बताओ प्रिंस। मैं बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पे हम लोग देखे कि जी का जब वैल्यू कैलकुलेट किए थे, तो ये फॉर्मूला आया था, पता था, याद है? हाँ। तो इसमें जी का फॉर्मूला में अगर हम लोग देखें, तो कैपिटल जी तो नियतांक है, कैपिटल एम भी पृथ्वी का द्रव्यमान है, फिक्स हो जाएगा। तो लेकिन ये डी, स्मॉल डी तो बदलते रहेगा ना, तो जी जी का वैल्यू फिक्स कैसे हो जाता है 9.8 और 10?
वो तो डी के हिसाब से बदलते रहना चाहिए, या अथवा फिक्स भी रहता है तो कब फिक्स रहता है ये बताओ, किस स्थिति में फिक्स रहता है? नहीं याद आ रहा है? किसी को भी नहीं, हैंड रेज कर लो, किसी को याद आ रहा है तो, नहीं तो मैं तो बताता ही हूँ। नहीं, उसका मतलब नहीं है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि जी का वैल्यू फिक्स कैसे होता है। हम लोगों ने बात किया था उस समय कि पृथ्वी की जब सतह पर बात होगा तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पृथ्वी के सतह पर जब वस्तु रहेगी तो डी की वैल्यू क्या होगी? पृथ्वी का त्रिज्या, पृथ्वी का जो त्रिज्या होगा वही ना हो जाएगा डी का वैल्यू, डी बराबर आर हो जाएगा। कब? जब वस्तु कहाँ पे हो? पृथ्वी के सतह पे हो। तो यानी कि जब पृथ्वी के सतह पे रहेगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, फॉर्मूला जी एम एम बाई कैपिटल जी कैपिटल एम बटा में आर स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो तो, अब ये इसमें तीनों चीज फिक्स हो गया। यानी कि पृथ्वी के सतह पे डी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये तीनों चीज रखोगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगा 9.8। जी का वैल्यू तुम लोग को याद होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान देख लेना, पृथ्वी का त्रिज्या देख लेना, वैल्यू रखोगे ये आएगा। एग्जाम में आ सकता है इसको प्रूफ करने के लिए, ये दोनों दिया रहेगा, बोलेगा प्रूफ करके दिखा दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके वजह से पृथ्वी के सतह पे हम लोग जी का मान इतना लेते हैं। लेकिन अब तुम लोग को एक चीज तुम लोग हमेशा इसको रट रट के याद करते होगे, पृथ्वी क्या हमेशा गोलाकार है कि वृत्त की वक्राकार है? चपटी है। तो चपटी है तो ऐसी होती है ना पृथ्वी, थोड़ा सा। यानी कि इसका जो है पृथ्वी में, अगर मान लेते हैं कि वृत्ताकार रहता तो हमेशा त्रिज्या क्या रहता, आर रहता कि नहीं रहता? अब चपटी हो गया तो इसमें से बताओ, यहाँ पे तो R1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा ना। ए को क्या बोलते हैं, ए ध्रुव है कि क्या है, ए ध्रुव है कि बी ध्रुव है, कौन ध्रुव है? ए ध्रुव है। ठीक है, ए ध्रुव है। और बी क्या है? विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा की तरफ का पॉइंट है ना। और ए ध्रुव की तरफ का पॉइंट है। अब बताओ R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, कौन बड़ा है? R2 बड़ा है। यानी कि ध्रुव, यानी कि जो विषुवत रेखा जो है, यानी कि जो विषुवत का जो सतह है, विषुवतीय रेखा की तरफ हम जाते हैं तो त्रिज्या क्या होने लगती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सबसे ज्यादा पृथ्वी में त्रिज्या कहाँ पे है, ध्रुव पे सबसे कम त्रिज्या है। और जैसे जैसे विषुवत रेखा की तरफ जाते हैं तो त्रिज्या क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। अब बताओ हम लोगों के लिए फॉर्मूला जो निकालें, जी बराबर जी एम एम, जो जी है कैपिटल एम बटा में आर स्क्वायर है। तो अगर इसमें बताओ G1 और G2 में क्या चीज़ ज़्यादा होगा, कौन बड़ा होगा? अगर R2 बड़ा है तो G1 बड़ा होगा कि G2 बड़ा होगा? बताओ। G1 बड़ा होगा, उल्टा होगा, क्योंकि भाग दे रहे हैं ना। अगर R1 बढ़ेगा, जितना ज़्यादा तेजी से R बढ़ेगा उसी के स्क्वायर के हिसाब से G घटेगा ना। फॉर्मूला तो यही बोला ना यहाँ पे। तो यानी कि G1 बड़ा होगा, G2 बड़ा होगा, यानी कि G1 किसके लिए है, ध्रुव के लिए है, और G2 किसके लिए है, विषुवत रेखा के लिए है। तो तुम लोग को याद है क्या कि जी का मान जब हम लोग ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, घटता है। तो देखो घटता हुआ दिख गया कि नहीं। जीवन बड़ा लिखे हैं यहाँ पे और G2 छोटा हो गया है। पता चला क्यों हो गया? समझ में आया कि नहीं? जैसे जैसे हम ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटते जाएगा। क्यों घट रहा है? क्योंकि आर आर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जब आर बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, जी का मान घट रहा है, सिंपल सा चीज है। समझ में आया? हाँ। अब बताओ मान लेते हैं कि हमारे पास 5 kg का वस्तु है। वास्तव में हम लोग जब नापते हैं तो वजन नहीं, क्या नापते हैं, भार नापते हैं, पता है ना, न्यूटन। किसी वस्तु का जब हम लोग नापते हैं तो भार नापते हैं लोग। अब 5 kg का वस्तु है, कहाँ पे ज्यादा भार होगा, कहाँ पे ज्यादा बल होगा?
विषुवत रेखा पे कि ध्रुव पर? ध्रुव पर ज्यादा बल लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीवन का मान ज्यादा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, मान लेते हैं कि एम, द्रव्यमान एम है, तो द्रव्यमान दोनों जगह समान रहेगा, चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों पॉइंट पे द्रव्यमान सेम रहेगा, लेकिन जीवन जी टू बदमाशी कर दिया यहाँ पे, जीवन जी टू बदल गया। तो यानी कि एम जीवन जब निकालेंगे, ए पे रहेंगे तो बल कितना होगा, एम जी वन, अब बी पे रहेंगे तो बल कितना होगा, एम जी टू। और चूंकि जी टू छोटा है, तो एम जी टू भी छोटा आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे बल कम होगा और यहाँ पे बल ज़्यादा होगा। तो ध्रुव पे बल ज़्यादा होता है, यहाँ पे बल कम होता है। द्रव्यमान दोनों जगह सेम रहता है, हम लोगों ने पढ़ा है द्रव्यमान और भार में अंतर, कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, बल बदलते जाता है वस्तु पे लगने वाला। बल क्यों बदलता है, क्योंकि जी बदलता है। वहीं पृथ्वी अपना एकदम गोलीय होती, तो हमेशा आर फिक्स होता, और जी का मान बदलता क्या, नहीं बदलता। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से ये बदल रहा है, समझ में आया ना? अब यही चीज होता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में डिटेल्स में देखा, अब फिर से मान लेते हैं कि यहाँ पे दो चीज है अपना, यह है अपना पृथ्वी, और ये है छोटा सा अपना, यहाँ पे मान लेते हैं जिसको हम लोग चंदा मामा बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया, और ये पृथ्वी हो गया। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, यहाँ पे पृथ्वी और यहाँ पे चांद, तो द्रव्यमान पृथ्वी का बहुत ज्यादा होता है ना, और चांद का द्रव्यमान कम रहता है। त्रिज्या शायद दोनों का मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, जी बराबर क्या लगेगा, यहाँ पे कैपिटल जी कैपिटल एम बटा में आर स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे इसको आर दे देते हैं, इसका स्मॉल आर लिख देते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल जी स्मॉल एम बटा में आर स्क्वायर, ये आ गया। तो दोनों के लिए यही जी का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हम लोग को पता है निकालने के बाद कि किसका जी ज्यादा होता है, पृथ्वी का कि चंद्रमा का? पृथ्वी का कितना ज्यादा होता है, 6 गुना, याद है? 6 गुना ज्यादा होता है, तो किसकी वजह से, यानी कि जी ज्यादा होता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, वो चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में 6 गुना ज्यादा है, इसीलिए जो लगने वाला बल है, वो बल भी क्या हो जाता है, 6 गुना अधिक हो जाता है। बात समझ में आया ना? हाँ, तो सिंपल सा ये चीज है यहाँ पे। तो इसको तुम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो कि पृथ्वी का द्रव्यमान ले लेना, पृथ्वी का त्रिज्या ले लेना, चंद्रमा का द्रव्यमान ले लेना, चंद्रमा का त्रिज्या ले लेना। मेरे को ये होमवर्क है तुम लोगों का, ठीक है? कैलकुलेट करके प्रूफ करना है कि इसको मान लेते हैं जीवन है और ये जी टू है, तो जीवन बटा में जी टू का वैल्यू क्या आना चाहिए, बताओ? जीवन बटा में जी टू का वैल्यू क्या आना चाहिए, बोलो जल्दी। 6 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? 6/1 यानी कि 6, और वही कोई बोल देता कि जी टू बटा में जीवन बताओ, तो वो क्या आता, 1/6 आता है, 1/6 आता है। तो बोल सकते हैं कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के तुलना में कम है, और दूसरा तरफ ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। हाँ, तो दोनों तरफ से हम लोगों को इस चीज को याद रखना है, समझ में आया ना? और इसको कैलकुलेट करना है, तुम लोग इसका एम आर चारों चीज पता लगा लेना, और दोनों के लिए जी सेम होगा, क्योंकि जी तो सार्वत्रिक नियतांक है ना, जी में अंतर नहीं पड़ेगा, तो जी को याद रखना है कि जी में कोई अंतर नहीं है। बस, तो ये काम हो गया यहाँ तक अपना। तो यही मेन चीज था अपना यहाँ तक का गुरुत्वाकर्षण का। एक और चीज है, वो लेकिन एकदम आसान है, और उसको बता देते हैं यहाँ पे कि क्या चीजें होती है। मुक्त पतन क्या होता है, मुक्त पतन? बिना रुकावट का मतलब ये होता है कि जब वस्तु ऊपर से पतित होती है, नीचे गिरती है, तो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरे। बात समझ में आया? अगर कोई वस्तु सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मुक्त पतन हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। वास्तव में क्या होगा, चूंकि हवा रहेगा, हवा घर्षण लगाएगा, उत्प्लावन बल लगा देगा, उसकी वजह से वस्तु का मुक्त पतन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग परिभाषा देते हैं कि अगर सिर्फ वही बल रहे, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल रहे,
तो हम लोग उसको मुक्त पतन होना बोलेंगे। बात समझ में आया ना? सिंपल सा चीज है। ठीक है। तो मुक्त पतन के केस में वही जी का वैल्यू यूज होगा, होगा कि नहीं होगा? जो अपना जी का वैल्यू निकालें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा। इसी की वजह से होता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अपना पृथ्वी का सतह है, ये पृथ्वी का सतह है, और ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक कागज का टुकड़ा गिरा देते हैं। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं कि स्मॉल एम है, चाहे एम वन मान लेते हैं, और एक पत्थर का पत्थर गिराते हैं, इसका द्रव्यमान m2 है। अलग अलग द्रव्यमान है। तो आम दुनिया में हम देखते हैं कि कौन जल्दी गिरता है, m1 जल्दी गिरेगा कि m2, कागज की पत्थर? पत्थर। आम दुनिया में ये होगा कि पत्थर। लेकिन जब हम लोग देखेंगे कि कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन ना हो, रेस्ट्रिक्शन का मतलब मुक्त पतन करेगा, कोई इसमें मतलब कि हवा वगैरह नहीं रहेगा, घर्षण लगाने के लिए, उत्प्लावन बल लगाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? तो दोनों एक समान समय में गिरेगा। क्यों गिरेगा ये देख लेते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़े हैं ना? अब बताओ, या हम लोग दोनों को एक समान ऊंचाई से गिरा रहे हैं, तो दोनों के लिए एच एच हो जाएगा ना, समान एच हाइट। तो एस के जगह पे क्या लिख देंगे? एच लिख देंगे ना। और इनिशियल यू का वैल्यू क्या होगा? दोनों के लिए जीरो रहेगा, m1 हो चाहे m2 हो। तो u जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म पूरा ही खत्म हो गया। यहाँ पे आएगा 1/2, ए का वैल्यू क्या होगा? 9.8, उसी को हम यहाँ पे जी लिख देते हैं, ठीक है? और ये हो गया टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, ये देख लो, 2h बटा में जी। इसमें कहीं वस्तु का द्रव्यमान आया क्या? नहीं आया। तो जब वस्तु का द्रव्यमान इस फॉर्मूला में आया ही नहीं, तो हम लोग क्यों सोचेंगे कि वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग होने से जल्दी गिर जाएगा? हाँ, अलग अलग गिरता है दुनिया में, उसका कारण कुछ और है, क्योंकि हवा है। हवा में वो तैरने लगता है, आसानी से उत्प्लावित हो जाता है कागज। जबकि पत्थर है तो उसका आसानी से उत्प्लावित नहीं हो पाता है, वो एक सघन सघन वस्तु है, तो आसानी से नीचे गिरता है हवा को चीरते हुए, तो इसलिए वो जल्दी गिर जाता है। लेकिन अगर कोई रेसिस्टेंस ना हो, मुक्त पतन हो, तो मुक्त पतन के अवस्था में ये मतलब कि कागज हो अथवा पत्थर हो, दोनों एक समय में ऊपर से नीचे पहुंचेंगे, अगर वस्तुतः की ऊंचाई क्या हो, दोनों का समान हो। समझ में आया ना? ठीक है। ये फार्मूला है, फार्मूला को देख के बता सकते हैं। फार्मूला इसे देख देख के निकाल के अपना कैलकुलेट करके दिमाग लगाना चाहिए कि हाँ, क्यों ऐसा बोला जा रहा है। जब गणित में जो जो चीज़ एक लाइन का पढ़ते हो लोग, ये सब तुम लोग के लिए सूत्र के रूप में लिखवाया गया होगा कहीं पर, कि मुक्त पतन की अवस्था में वस्तु समान ऊंचाई से अगर गिराएंगे तो एक समय में नीचे उतरेगी, चाहे नहीं भी लिखवाया गया होगा। तो अगर लिखवाया भी गया, नहीं भी लिखवाया गया, दोनों ही केस में पढ़ते हैं जब, तो ऐसे ऐसे चीज़ों को कैलकुलेट करके देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और जब हम बता रहे हैं तब तो ज़्यादा ही सोचने के लिए अपना अवसर मिल गया, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए हैं तो सोचना ज़्यादा आसान हो गया। तो उसको हम लोगों को सोचना है, दिमाग लगाना है, क्योंकि फिर जब हम क्वेश्चन देंगे तो इसी के बेस पे क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं लोग इसमें। तो जो अपना फॉर्मूला था, जो हम लोगों ने पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे पढ़ा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी भी हम लोगों ने देखा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला हमेशा अप्लाई होता है अथवा कुछ कंडीशन में अप्लाई होता है? बताओ लोग, कौन बताएगा? हैंड रेज करो। हमेशा अप्लाई होता है कि कुछ कंडीशन है? हैंड रेज। तीनों फार्मूला के लिए। क्या होता होगा बताओ, सोच के बताओ, गलत सही कुछ भी दिमाग में, कारण तो बताओ। कुछ कंडीशन के साथ अप्लाई होता है, ये हमेशा अप्लाई नहीं होता है। वही कंडीशन हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ए, इस फॉर्मूला में कभी तुम लोगों ने देखा क्या कि ए का वैल्यू बदलता है? नहीं बदलता है। हमेशा ए जो है एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक कुछ मतलब कि नियतांक का मतलब कि फिक्स हो जाता है ना।
ये एक समान त्वरण के केस में फॉर्मूला है। किस केस में? एक समान त्वरण। एक समान त्वरण का मतलब क्या हुआ कि त्वरण का वैल्यू जो है फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं समय के साथ। एक समान त्वरण कहने का मतलब, मैं बोलता हूं, मेरा ये बताना है क्या कथन सही है। अगर वस्तु एक समान अगर वस्तु का गति एक समान त्वरण के रूप में होगा तो उसका चाल नहीं बदलेगा। क्या यह सत्य वचन है कि गलत है? अगर वस्तु का गति एक समान त्वरण हो तो उसका चाल नहीं बदलेगा। क्या सही बात कि गलत बात? एक समान त्वरण रहेगा तो चाल नहीं बदलेगा। हाँ, चाल बदलेगा। एक समान त्वरण के केस में चाल बदलता है। अंतर क्या होता है कि समान समय अंतराल में समान चाल बदलता है, दूरी नहीं, चाल। समान समय अंतराल में समान चाल बदलता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड लिखे, तो मान लेते हैं कि 1 सेकंड पे वस्तु की गति थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगला 1 सेकंड बाद हो गया यहाँ पे, मान लेते हैं कि 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगला और 1 सेकंड बाद कितना होगा? 9। अरे ये सेकंड स्क्वायर लिख रहे हैं, सेकंड स्क्वायर नहीं, ये सब तो त्वरण बदलने लगा ना, चाल बदलना है। 5 मीटर पर सेकंड था, 7 मीटर पर सेकंड था, 9 मीटर पर सेकंड था। इसके बाद फिर दो बढ़ जाएगा तो 11 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी कि चाल बदल रहा है ना, लेकिन चाल हर 1 सेकंड में समान रूप से बदल रहा है। यानी कि इसका त्वरण तो फिक्स हो गया ना, त्वरण। त्वरण कोई बोलेगा कि त्वरण कितना है, तो कुछ भी त्वरण निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि इन दोनों से का यूज करके त्वरण निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 9/5 अंतिम स्क्वायर नहीं, 9 मीटर पर सेकंड अंतिम वेग बटा में प्रारंभिक वेग, अंतिम समय बटा में आरंभिक समय। तो 9 में से 5 घटेगा 4, 3 में से 1 घटेगा 2, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण आ गया। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण क्या बता रहा है? ये यही बता रहा है। ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। हाँ, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 मीटर पर सेकंड बटा में सेकंड। यानी कि प्रत्येक 1 सेकंड में वस्तु की चाल 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है कि नहीं? ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तुरंत बता रहा है कि प्रत्येक 1 सेकंड में वस्तु की चाल 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा हुआ है ऊपर में। तो ये एक समान त्वरण है, यानी कि जो त्वरण है वो फिक्स है, एक समान है, त्वरण नहीं बदल रहा है समय के साथ। क्या कोई पूछेगा कि क्या त्वरण समय के साथ बदल रहा है क्या? कि 1 सेकंड पे त्वरण कितना था, वही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 सेकंड पे त्वरण कितना है, वही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 सेकंड पे त्वरण कितना है, वही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर समय में त्वरण का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, लेकिन चाल बदल रहा है, तय की गई दूरी बदल रही है कि नहीं? तो मैं एक और चीज इसमें पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें हर 1 सेकंड में तय की गई दूरी समान होगी कि असमान होगी? अलग अलग होगी कि समान होगी? हम्म, समान होगी। कैसे? कैसे समान होगी? जब यहाँ पे पहला 1 सेकंड से 2 सेकंड तक जाने में 5 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर चाल बदला है। तो चाल बदला तो है, लेकिन कम वाला चाल बदला है। और ये 7 से 9 वाला जाने में ज्यादा वाला चाल बदला है, नहीं बदला है? चाल दूरी कैसे समान हो जाएगा हर 1 सेकंड में चलने वाला? दूरी अलग अलग होगा ना। हर 1 सेकंड में तय की गई दूरी अलग अलग होगी। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं एक बारी। मैथमेटिक्स से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब पहला क्या हम करते हैं, इसके लिए निकाल लेते हैं। देखो रेड से यूज करते हैं। इतना में कितना दूरी तय किया निकालना चाहते हैं। इसके लिए क्या होगा, यू का वैल्यू क्या लेंगे, 5 लेंगे। टी का वैल्यू 1 रखेंगे, 1/2। ए का वैल्यू फिक्स रहेगा और टी का वैल्यू फिर से 1 रखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 + 1, 6 आ गया मीटर। अब दूसरा के लिए ले लेते हैं, यहाँ से इसके लिए निकाल लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। तो फिर से क्या लिखेंगे, यू का वैल्यू अब की बार क्या होगा, 7 होगा। और समय फिर से 1 सेकंड के लिए ही तय करना है, एक, क्योंकि हम इतना दूरी तय कर रहे हैं। 2 से 3 सेकंड में कितना दूरी तय किया, 2 से 3 जब टाइम हुआ तो 7 × 1 है। अब फिर से 1/2। त्वरण तो दोनों में समान है, त्वरण थोड़ी बदल रहा है कभी भी। अब फिर से 1 सेकंड का ही दूरी था, तो अब की बार कितना तय किया,
7 मीटर। 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। 8 मीटर तय किया दूरी। समझ में आया? तो दूरी बदल रहा है, और क्यों बदल रहा है ये भी दिखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे चाल देखो 5 से 7 वाला तय हुआ है, तो थोड़ा वाला ठीक है कि 1 सेकंड, लेकिन 1 सेकंड जो चाल बदल रहा था 5 से बढ़ बढ़ के 7 हुआ है। तो 5 से बढ़ बढ़ के 7 हुआ है तो जितना लगा है, और 7 से बढ़ बढ़ के 9 हुआ है। तो 7 पे जब चल रहा है वस्तु, तो वो ज्यादा दूर नहीं तो चल जाएगी 1 सेकंड में, चल जाएगी, सिंपल सी चीज है। हाँ, तो त्वरण समान है। हर 1 सेकंड में अगर एक समान त्वरण है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जब एक समान त्वरण का, जब हम लोगों ने देखा था कि एक समान गति में क्या होता था कि चाल समान होता था। तो अगर चाल समान रहता, चाल नहीं बदलता, तो क्या होता, हर एक समय अंतराल में समान दूरी तय होता। अगर चाल समान रहता तब ना, लेकिन यहाँ पे चाल समान नहीं है, चाल खुद बदल रहा है। तो जब चाल खुद बदलने लगता है तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं होती है। तो हम लोग ने बहुत डिटेल्स में इसको पहले भी देखा था, गति के चैप्टर में, है कि नहीं? हाँ, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे एक समान त्वरण के लिए हम लोग पढ़ रहे थे कि इसमें एक वैल्यू फिक्स है, सब में एक वैल्यू फिक्स होगा। और यही जो तीनों फॉर्मूला है, इसी तीनों फॉर्मूला को हम लोग गुरुत्वाकर्षण में भी यूज करते हैं। और गुरुत्वाकर्षण में भी एक वैल्यू क्या है, फिक्स है कि नहीं, जी के रूप में। हाँ, ए का वैल्यू जी हो जाता है। और इसमें तो जी हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। पहले तो फिर भी ए बदलते रहता था, अब तो जी और नहीं बदलता है। जी का वैल्यू या तो 9.8 रखते हैं, और आसानी के लिए नहीं तो 10 रख लेते हैं। उसी का यूज करके इसमें बनाना है। तो इसमें कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है ना? बात समझ में आया ना? हाँ, तो ये सिंपल सा चीज है हम लोग के लिए समझने के लिए यहाँ पे। इसमें कोई डाउट है तो पूछो लोग। इसमें कोई डाउट है? बताओ। यहाँ तक कुछ भी दिमाग में अगर ऊटपटांग हरकत आ रहा है तो उस पर डिस्कस करना चाहता है कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, तो पूछो। बताओ लोग। और ये होमवर्क है, इसको कैलकुलेट करके मतलब कि भेजना है। चंद्रमा का भार और पृथ्वी का भार वाला में कि 1/6 कैसे आ जाता है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या यूज करना है, याद पता तुम लोग को चल गया है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? हाँ, इस फॉर्मूला का यूज करके चंद्रमा का और पृथ्वी का दोनों का निकालना है जी, और देखना है 1/6 आ रहा है कि नहीं। बताओ, इसके पहले तक में और कोई दिक्कत नहीं है? ये ये भेज दूं क्या यहाँ पे? देखो ये है यहाँ पे टेबल। तुम लोग खुद से निकाल लेना नेट से, पृथ्वी का त्रिज्या, पृथ्वी का द्रव्यमान सब निकाल लेगा लोग नेट से। हाँ, उतना चलाने आतना चाहिए नेट है, ये नहीं कि नेट पे केवल आलतू फालतू चीज चलाना है। ये सब चीजें निकाल लेना है कि कितना द्रव्यमान होता है, कितना त्रिज्या होता है पृथ्वी का, चंद्रमा का, किसी ग्रह का भी निकाल सकते हो। ये एक चीज के लिए नहीं, अब किसी ग्रह का भी तुम निकाल सकते हो। ये ऐसा चीज है, समझ लो कि ब्रह्मांड का नियम तुम लोग समझ रहा है, समझ गए ना? ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक ये पढ़ लिया। अगला जो चीज़ है अब हम लोग देखने वाले हैं वो है दबाव। ठीक है, कि दबाव क्या होता है। ये दबाव के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, दाब जिसको बोलते हैं, कि दाब क्या होता है। बल के बारे में हम लोगों ने देख लिया, खास करके गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लोगों ने देख लिया, और पहले भी बहुत सारा बल के बारे में देखा था। अब दबाव क्या होता है। तो जब हम लोगों ने देखा कि बल, जब हम लोगों ने बल के बारे में पढ़ा तो हम लोग देखे कि बल जो होता है, कोई वस्तु लगाती है, और जो लगाती है वो किसी न किसी चीज पर लगाती है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि अपने ऊपर लगाती है, अपने ऊपर कोई बल का मतलब नहीं होता है। बल जब भी लगता है तो किसी दूसरे चीज पे लगता है ना? और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो भी पलट के बल लगाती है। अगर न लगा पाई, अगर कोई क्रिया किया, किसी ने किसी पे बल लगाया, तो अगर सामने वाला भी उतना बल नहीं लगा पाया, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है कि नहीं? अरे मान लो कि हम लोग का किसी से झगड़ा हो गया, वो हमको मारने पीटने लगा, वो मजबूत हुआ, जो जितना वो क्रिया कर रहा है उतना प्रतिक्रिया हम नहीं दे पाए, तो हम हार नहीं जाएंगे? तो हार जाएंगे, सिंपल सी चीज है। तो वही चीज है यहाँ पर भी, कि अगर मान लेते हैं कि ये मेज है,
और मेज के ऊपर किसी ने कोई वस्तु रखा, ये वस्तु है यहाँ पे, 1 kg का वस्तु किसी ने रखा, 1 kg का वस्तु इस मेज पे बल लगाएगी, लगाएगी ना। तो वह तो मेज में भी इतना क्षमता होना चाहिए, जैसे कि ये ऐसे फोटो दिखा देते हैं, 1 kg का बल इसने इस पे लगाया है, तो 1 kg का बल है, तो 1 kg का वस्तु है तो कितना बल लगाएगी, 10 न्यूटन, 10 मान लेते हैं जी, तो 10 न्यूटन बल लगाएगी। तो इसमें भी इतना, मेज में भी इतना क्षमता होना चाहिए कि उलट के इस वस्तु पर कितना न्यूटन बल लगा दे, 10 न्यूटन। तो ये वस्तु रुकी हुई रहेगी। कैसी रुकी हुई रहेगी ये बताओ, ये वस्तु रुकी हुई अभी क्यों है, इसमें ये असंतुलित बल आ गया है। कैसे संतुलित हो गया, नहीं, आपस में कैसे हुआ, संतुलित कौन हुआ है, ये वस्तु संतुलित हुई है, ये वस्तु कहाँ संतुलित हुई, इस वस्तु पे तो केवल एक ही बल लगा ना। वस्तु कहाँ संतुलित हुई, कौन बताएगा कैसे संतुलित होगी वस्तु, मैंने बताया था बल के चैप्टर में। अभी इस पे कौन सा बल नहीं दिखाया गया है जिसकी वजह से ये संतुलित होगा। तो वस्तु बल लगाएगा तो वस्तु दूसरा पे बल लगाएगा ना। हम किसी और पे बल लगाएंगे तो हम थोड़ी चलने लगते हैं। अरे किसी को एक तबलाक जाके मारोगे तो तुम गिर जाओगे कि सामने वाला गिरेगा, कौन गिरेगा, सामने वाला गिरेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि हम मारने गए और हम ही गिर गए, ऐसा नहीं होता है। तो अगर 1 kg का वस्तु मेज पे बल लगाई तो वस्तु पे थोड़ी बल लग गया, तो ये वस्तु पे का बल नहीं हुआ। हाँ, जब वस्तु ने इस पे 1 kg का 1 kg के द्वारा 10 न्यूटन बल लगाया था तो वस्तु ने भी ऊपर लगा दिया, तो वो बल हम दिखा दिए। तो अगर इस पे एक ही बल है तब तो असंतुलित बल है और इसको चलना चाहिए लेकिन चलता नहीं है। और एक बल है जो छुपा हुआ है, ये तो पता है ना कि रुका रहता है कि नहीं। इतना हम लोग को पता है कि रुका रहता है, तो कारण बताओ कि कैसे रुका रहता है, संतुलित हो जाना चाहिए बल। और कौन सा बल है जो छुपा हुआ है अभी इसमें, घर्षण नहीं, अविलंब तो यही हो गया, यही अविलंब बल है जो इसने लगाया है, प्रतिक्रिया किया है, इसी को अविलंब बोलते हैं। जो मेज ने प्रतिक्रिया किया ना इसको ऊपर की तरफ है, वस्तु ने इसको नीचे मारा तो इसने ऊपर मारा, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पृथ्वी इसको खींच रही है। तो पृथ्वी पहला काम तो यही हुआ था कि पृथ्वी इसको नीचे खींच रही थी, उसी की वजह से इस वस्तु ने इस पे बल लगा दिया। लेकिन पृथ्वी अभी भी तो खींचते रहेगी ना इसको नीचे, ऐसा थोड़ी कि पृथ्वी छोड़ देगी, अभी छोड़ी नहीं है इसको। तो ये पृथ्वी नीचे खींच रही है और अभिलंब ऊपर लग रहा था, तो अब देखो 10 10 मिल के क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इस पे लगने वाला बल। ये किसी पे कितना भी बल लगा देगा ना, तो जब वस्तु पे हम देखते हैं लगने वाला बल कि वस्तु चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वस्तु दूसरे पे बल लगाता है उसका नहीं चेक करते हैं, वस्तु पे क्या क्या बल लगता है वो चेक किया जाता है। समझ में आया कि नहीं बात है। वस्तु संतुलित जब देखना है कि वस्तु संतुलित है कि असंतुलित है, तो कभी ये नहीं देखना है कि वस्तु क्या बल लगा रही है। समझ में आया ना, एग्जाम्पल से, हम जब जाते हैं किसी को, मतलब कि किसी चीज को अगर धकेलेंगे, तो धकेलेंगे तो वो चीज गिरेगा, हम नहीं गिर जाएंगे, हम पे बल नहीं लग जाएगा, उसको धकेलेंगे तो हम, वो बल, हाँ प्रतिक्रिया करेगा तो उसका प्रतिक्रिया वाला हम पे लगेगा, लेकिन हम जो बल लगाए वो नहीं लग जाएगा। ठीक है, तो इसने इस पे जो बल लगाया था वो नीचे वाला था, ये वाला, तो इसको ये क्रिया हुआ, लेकिन इस पे प्रतिक्रिया हुआ, इसको एक और गुरुत्वाकर्षण खींच रहा था, इसके द्वारा ये अपना संतुलित होकर रुक गया। तो ये चीज था यहाँ पे, ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। तो हम लोग देखे कि जो बल लग रहा है यहाँ पे, यही बल की बात हो रही थी कि हम लोग दबाव पर आने वाले थे। तो वस्तु जब, कोई वस्तु रहे, मान लेते हैं कि यही वस्तु है, यहाँ पे ऐसा वस्तु होगा, तो इसका नीचे कुछ सरफेस एरिया होगा, टेबल पे भी रखते हैं तो सरफेस एरिया रहता है, जगह रहता है जिस पे रखते हैं। तो बल जो है, बल लगता है तो लगने के लिए बल कितना दूरी में लगता है ये महत्वपूर्ण है, बात समझ में आया। बल कितना दूरी में लग रहा है ये इस चीज को समझना है हम लोगों को। होता क्या है, जैसे कि इस वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, तो रखेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे जितना सतह होगा उस पे बल लगेगा कि नहीं लगेगा, नीचे से जब वस्तु बल लगाएगी तो नीचे वाला सतह पे ही लगेगा ना, कि ऊपर में भी बल लग जाएगा, लग जाएगा क्या, नहीं लगेगा, नीचे वाला सतह पर ही लगेगा। मान लेते हैं कि मेज इस पे बल लगाया, यहाँ पे ये यहाँ पे अपना वस्तु है, यहाँ पे क्लियरली दिखा देते हैं एक फोटो से ताकि अब पता चल जाए। इसको ऊपर तरफ बना देते हैं फोटो।
मान लेते हैं कि इस वस्तु को यहाँ मेज पे रखेंगे तो ये इसका सरफेस हुआ ना नीचे वाला, इस पे द्वारा रखेंगे। तो जब वस्तु नीचे से जब यहाँ से जो मेज थी, जो मेज बल लगा रही थी, मान लेते हैं कि 10 न्यूटन प्रतिक्रिया किया था, तभी तो रुका हुआ था। अगर नहीं रुक पाता, जितना ऊपर से क्रिया किया यही नहीं लगा पाता, तो मेज टूट जाता ना। मान लेते हैं मेज पे कोई भारी वस्तु रख देते हैं, चाहे कोई कूद जाता है, तो मेज उतना बल नहीं लगा पाता है, तो मेज टूट जाता है, बेंच स्कूल का बेंच टूट जाता है। तो जो यहाँ पे बल लगाता है वापस, जब मेज ने प्रतिक्रिया किया था, तो प्रतिक्रिया क्या किसी एक बिंदु पे हुआ था इधर, कि पूरे ये सतह पे हुआ था? बताओ। पूरे सतह पर हुआ था, है ना। ये ध्यान देने वाली बात है कि पूरे सतह पर हुआ था। तो मान लेते हैं कि इसका लंबाई, इसका मान लेते हैं कि चौड़ाई 2 मीटर है, और मान लेते हैं कि लंबाई 4 मीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा नीचे वाला? 8 मीटर हो जाएगा ना, 8 मीटर स्क्वायर। तो जो बल आएगा, बल नीचे से कितना लगाया, अभिलंब बल कितना लगा था? 10 न्यूटन। और कितना एरिया में लगा? 8 मीटर स्क्वायर में लगा ना। तो दाब क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल। तो बल लगा नीचे से 10 न्यूटन, और क्षेत्रफल था 8 मीटर पर स्क्वायर। तो इसको जो भाग देंगे, तो ये आ जाएगा अपना, जितना भी आ जाएगा भाग दे के देख लेना लोग। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि कटाई दे क्या, 10 से करेंगे तो 5, ये आ जाएगा 4, फिर 2, फिर 2.25, 1.25 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका दबाव। समझ में आया? समझ में आया बात? तो इस प्रकार से जो बल लगता है, बल कभी एक बिंदु पे भी मतलब कि लग सकता है, लेकिन आम दुनिया में जब हम वस्तु रखते हैं, अगर एक ही बिंदु पे बल लगेगा, तो दबाव क्या हो जाएगा? बहुत। अगर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और दबाव में, हाँ, दबाव बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। क्षेत्रफल और दबाव व्युत क्रमानुपाती है। अगर क्षेत्रफल कम हुआ तो दबाव क्या हो जाएगा? बहुत है, ज्यादा हो जाएगा। जब हम लोग थैला खरीद के लाते हैं बाजार से, सब्जी वगैरह, तो अगर थैला पकड़ने वाला बहुत पतला होगा ऊपर, तो बहुत दबाव लगता है, बहुत बल महसूस होता है कि नहीं? हम्म। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग जो दबाव है, दबाव भी निकाल सकते हैं कभी भी आसानी से। तो ये ठोस का दबाव था, कि किसी ठोस पे जो दबाव लगता है तो ऐसे लगता है। जब भी कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी जाती है, तो जब बल लगता है तो इस प्रकार से ये बल लगता है। समझ में आया ना? और बल एक जगह पे नहीं लगता है, पूरे क्षेत्र में लगता है। तो उस क्षेत्र को ध्यान रखना है कि कितना क्षेत्र में लग रहा है। दूसरा जो अगला चीज आता है इसके साथ, वो एक आता है अपने पास, वो होता है तरल में दबाव। कि तरल में दबाव कैसे होता है, ठीक है। तरल में दबाव की बात आती है, तो जो तरल का दबाव है उससे उत्प्लावकता वगैरह आता है, तो उस पर बात करेंगे लोग, तो उसका बात हम लोग तरल का दबाव वगैरह कल करेंगे। अभी के लिए एक क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। और क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, क्वेश्चन, हम्म, देखो, एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है ना। एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये ऐसे है। इसका लंबाई यहाँ से 40 हो गया, यहाँ से 20 हो गया, और यहाँ से 10 हो गया, ठीक है। सब सेंटीमीटर में लिखा गया है, ठीक है ना। और इसी को एक बार ऐसे रखते हैं, सुला करके रखते हैं, लंबाई की तुलना में रहेगा। इसको ऐसे जमीन पे रख रहे हैं, पता चल रहा है ना क्या किया जा रहा है? हाँ, तो वो पता चलना चाहिए कि क्या कर रहे हैं लोग। तो ये हो गया। अब की बार इसको ऐसे रख रहे हैं, 20 और ये 10। तो ये बताना है कि दोनों केस में दबाव कितना होगा, ठीक है। वो वस्तु 5 केजी का है, ये भी 5 केजी का, ये भी 5 केजी का होगा।
दबाव कितना होगा ये बताना है। बन जाएगा। नीचे रखा हुआ है इसको, ये सतह है, इस सतह पे रखा हुआ है। किस में ज्यादा होगा दबाव बताओ तो, ए केस में कि बी केस में? ए में दबाव ज्यादा होगा, क्यों? क्षेत्रफल कम होगा, सही बात है। ए का क्षेत्रफल कम होगा और बी का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, तो ए का क्षेत्रफल कम होगा तो इस पे दबाव ज्यादा लगेगा। बल दोनों के केस में समान होगा कि अंतर होगा? समान होगा। बल सेम रहेगा दोनों के केस में, तो सिर्फ क्षेत्रफल का अंतर है, ठीक है। इसके वजह से ये अपना अलग अलग हो जाएगा। इसके केस में क्षेत्रफल क्या होगा, ए के केस में क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? 20, 2 मीटर हो जाएगा। 20 गुना 20 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। ये नीचे वाला सतह रखे है ना, तो 20 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया ये? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल। और बी का क्षेत्रफल कितना होगा? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला क्षेत्रफल हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर। क्योंकि यही जो सतह नीचे जमीन से टच हो रहा है ना, उसी सतह का क्षेत्रफल निकालना है। ये नहीं कि जो ऊपर रखा हुआ है जो हवा में है उसका नहीं, जो सतह सतह में टच हो रहा है उसी सतह का क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आ रहा है ना? इस चीज को एकदम ध्यान रखना है अच्छे से। कोई डाउट इसमें? ठीक है। तो ये 200 मीटर हो जाएगा, ये 800 मीटर, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये चीजें क्लियर रखना है। और जब इसको अब मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो बताओ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर कितना होगा? हम्म। दो कैसे होगा, गलत है, बनाओ। बनाओ, लोग इसको बताए भी है पहले। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलो। ये मैथ का चीज है, थोड़ा थोड़ा गणित का चीज, ये गलती कर दोगे तो एग्जाम में लिख के भी आओगे ना तो देखेगा कि बच्चा को तो ये इकाई ही बदलने नहीं आता है। दिक्कत हो जाएगा इस पे। इकाई बदलते आना चाहिए हम लोगों को। आ गया? किसी का नहीं आया? 0.02 होगा। कैसे होगा, सिंपल देख ले, दो तरीका बताते हैं, ध्यान देना। पहले तो ऊपर से भी देख सकते हो, अगर नहीं समझ में आता है तो ऊपर में ही चेंज कर लेना चाहिए। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर था ना, तो इसमें 100 से भाग दोगे तो 0.2 हो जाएगा। और इसको करोगे ये मीटर हो जाएगा, और ये उसको करोगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। अब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखो, ये है ना, ऐसे लिख सकते हैं, बताओ। अब हमको सेंटीमीटर को हटाना है और क्या लाना है, मीटर। तो कैसे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, 1 मीटर बटा में 100 सेंटीमीटर। हुआ? जब हम इसको ऐसे किए हैं तो कोई अंतर पड़ेगा क्या? एक हो जाएगा ना, कट जाएगा ये। हाँ बोलो, कोई डाउट है तो। कितना आ जाएगा अब? 0.02 मीटर स्क्वायर। तो या तो शुरू में बदल लो, या ऐसे। ठीक है। तो
अब जो मेन है अपने पास वो है तरल का, कि तरल में कैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत सब पढ़ा होगा लोग ना, कि नया होगा पढ़ने के, शुरू से पढ़ रहा है हमारे साथ कि पहले कोचिंग में पढ़ चुके हो लोग ये सब चीज। हम्म। तो डिवाइड कर लेना है कल, ठीक है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसको रिवाइज वगैरह कर लेना लोग, ताकि जब हम लोग पढ़ें तो उसमें जो भी डाउट होगा उसको पूछ सको लोग, समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं पढ़ोगे लोग तो फिर डाउट नहीं पूछोगे, डाउट नहीं पूछोगे तो समझ में नहीं आएगा। प्रश्न करना बहुत आवश्यक होता है किसी चीज के लिए। ऐसे संशय होता है, प्रश्न पूछने में अच्छा नहीं लगता है, हम भी नहीं पूछ पाते हैं, कई कई सर लोग बोलते हैं तो, लेकिन ध्यान रखना है कि हम लोग को पूछना चाहिए। इतना ओपन इसलिए रखा गया है ना कि हम लोग प्रश्न पूछें, बात करें, समझें। नहीं तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और जो क्वेश्चन दिया हूँ, जिन लोगों ने नहीं बनाया है, जो ग्रुप में दिया था क्वेश्चन 10 11 था ना, जिन लोगों ने नहीं बनाया है बना के पर्सनली भेज देना है, समझ में आ रहा है ना। अभी तक सिर्फ 3 लोगों ने भेजा है, प्रिंस ने भेजा है, विशु और कोई भेजी थी, और कोई एक थी, शायद पल्लवी भेजी थी, कौन भेजी थी याद नहीं आ रहा है, कि साक्षी, शायद साक्षी भेजी थी, साक्षी। 3 लोगों ने भेजा है बस, बाकी लोग फोन हो जाना चाहिए। देखता हूँ एक मिनट।